ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर क्या था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए। 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000, 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे पवन 10 का। सो आइए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जो लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है, आप आइए और इसको बिल्कुल तरीके से वहाँ हम लोग शिद्दत से सारी चीज़ें ब्यूटीफुली हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ आके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको पीटी के बाद मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाला और इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जो लोग 2021 को एस्पायर कर रहे हैं या तुमको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो उनको निश्चित तौर पर ले लेना चाहिए। चलिए, सो ये रहा हमारा कोड पवन 10, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए, कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो फंडामेंटल राइट में बात कर रहे थे। फंडामेंटल राइट में जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 के ऊपर चर्चा हो रही थी हमारी। आर्टिकल 21 में हमने बात करी थी कल आपसे कि कई तरीके के इन्फर्ड राइट्स हैं। इन्फर्ड राइट्स का मतलब ये है कि कई चीज़ों सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिबरल जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने, एक सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया है और इंटरप्रेट करके बहुत सारे राइट्स बताए हैं कि यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। उसी में एक राइट है हमारे पास, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। इस राइट टू हेल्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि इस बार ये करंट में भी रहा हुआ है, कई चीजें से जुड़ी हुई हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं, और यहां से भी प्रश्न, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न अगर फंडामेंटल राइट से पूछता है तो शायद यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जो WHO है, WHO आप जानते होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो संविधान है, यानी इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति है उसके पास ये अधिकार है कि वो हाईएस्ट अटेनेबल, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है वो उसको प्राप्त हो, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, ठीक है ना, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, ठीक है ना। आप ये सोचते होंगे पॉलिटिकल बिलीफ का मतलब क्या है। यहाँ पर पॉलिटिकल बिलीफ का मतलब हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। कई बार आप जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल बिलीफ का होता है, कोई कम्युनिस्ट होता है, कोई मार्क्सिस्ट होता है, कोई लिबरल होता है, कई तरीके के आइडियोलॉजीज होते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर कोई कंट्री कोई पर्टिकुलर बिलीफ को मानता है जिसे दूसरे कंट्री का सहमत नहीं है, तो वैसे कंट्री के किसी निवासी को भी क्या है जो है सो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा WHO के जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हर किसी के पास ये राइट होना चाहिए कि हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को वो मीट करे, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के। तो ये WHO की ये जो बात कही गई है, इसके अंतर्गत भी ये बात यहां आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसका ये मौलिक अधिकार होता है कि वो क्या कर सके कि स्वास्थ्य के उच्चतम मानक को वो प्राप्त कर सके, जो कि संभव है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो आपके पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा है। ये डिक्लेरेशन है आपके पास, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अंतर्गत बताया गया है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, इसके भी कई आर्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं है बल्कि ये आर्टिकल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, ठीक है। सो इसमें आर्टिकल 25 है, इसमें यह कहा गया है कि एवरीवन हैज द राइट, हर किसी को अधिकार है, फॉर व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली। यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके पास होना चाहिए, फॉर व्हाट, फॉर द हेल्दी वेल बीइंग, ठीक है ना। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास एक जीवन स्तर के लिए जो स्वास्थ्य और भलाई है उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो आपके लिए अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा डिक्लेरेशन जो है सो वो किया गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो प्रयास है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कि उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में, एक बेसिक राइट के रूप में, एक फंडामेंटल राइट के रूप में ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अब अगर हम लोग बात करें कि जो राइट टू हेल्थ है इसका मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू हेल्थ। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू द हेल्थ सर्विस दे रिक्वायर। यानी कि जो भी व्यक्ति है हर किसी की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं तक। यानी कि अगर आपके पास किसी वैक्सीनेशन की जरूरत है देन यू कुड अप्रोच फॉर दैट, और आपको मिलना चाहिए। आप किसी भी जो हॉस्पिटल जाएं, किसी भी सेंटर पे जाएं, हेल्थ सेंटर पे, तो आपको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर कभी किसी को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है देन यू कैन अटेन दैट, ठीक है, यू कैन गेट दैट, ठीक है। तो यहां पर जितने भी लोग हैं उन सबों के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ हेल्थ सर्विस होना चाहिए, देयर शुड बी व्हाट, हेल्थ सर्विस दे रिक्वायर, वॉट एवर दे रिक्वायर। यानी कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। एक तो ये है राइट टू हेल्थ का मतलब क्या है, इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखिएगा। राइट टू हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या है कि जो पहुंच होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं तक वो होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के पास, ठीक है ना, कि अगर किसी व्यक्ति के पास फाइनेंशियल हार्डशिप है, यानी कि उसके पास आर्थिक तंगी है, अगर हम लोग बात करें कि आर्थिक तंगी अगर उसके पास है, तो इस आर्थिक तंगी के आधार पे भी उसको इस बात के लिए हेल्थ सर्विस से डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। सो एज एंड व्हेन देयर आर एंड वेयर दे नीड देम विदाउट सफरिंग हार्डशिप। एक और फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि अगर आपके पास आर्थिक तंगी है तो ये आर्थिक तंगी आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तक एक बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो इट शुड नॉट बी डेवलप्ड एज अ हर्डल फॉर अटेनिंग हेल्थ सर्विसेज। इसका मतलब ये हो गया। तीसरा जो स्वास्थ्य का अधिकार का मतलब ये है, राइट टू हेल्थ का थर्ड मीनिंग है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, ठीक है ना, और मर जाता है बिकॉज कि वो पुअर है, गरीब है, और वो
हेल्थ सर्विस के अटेन नहीं कर सकता है तो इस बात को रिवर्स करना चाहिए, इसको गलत साबित करना। नो वन शुड गेट सिक एंड डाई जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर पुअर, यानी कि गरीबी की वजह से कोई बीमार नहीं होना चाहिए, ना कोई मरना चाहिए, ठीक है ना। और ना ही उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि ही इज पुअर, ही इज नॉट हैविंग फाइनेंशियल सफिशिएंसी, राइट। तो यहां पर क्या है कि कोई व्यक्ति इसलिए नहीं मर जाना चाहिए कि उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच नहीं बन पा रही है, ठीक है ना। ठीक है, सो देखिए एक चीज अश्वनी अभी तालेकर अभी मैंने ये बात कही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जैसे प्राइवेट के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट का मतलब होता है उनका एक बिजनेस मोटिव होता है, ठीक है ना। बट देयर आर सर्टेन रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि वहां पर मैं आपके पास क्या है कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस हैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट को कि आप इसे किसी अन्य को डिनाई नहीं करेंगे कि आप हेल्थ सर्विस आप उसको नहीं दे पाए कि उसके पास पैसे नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स। सो राइट टू हेल्थ का जो मतलब है, इसका मतलब राइट टू हेल्थ का मतलब केवल केवल स्टेट नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं एक वाइडर सेंस में, ठीक है ना, एक व्यापक स्तर पे, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। ये नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए कि अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में स्वास्थ्य के अधिकार का क्या क्या स्थिति है, व्हाट इज द रियल सिनेरियो, व्हाट इज द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ राइट टू हेल्थ इन इंडिया, इसके बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो यहां पहली बात हम ये कहना चाहेंगे जिस अनुच्छेद के अंतर्गत हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो वहीं पर मैं इसके बारे में इंश्योरिटी आपको सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिया गया है जहां इंश्योर किया गया राइट टू हेल्थ को। सो जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 21 है आपके पास, ये अनुच्छेद 21 क्या करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। सो इट टॉक्स अबाउट व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है उसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार का मतलब क्या है। मौलिक अधिकार का मतलब यह होता है कि आपके पास वो न्यूनतम अधिकार होने चाहिए जिससे आप गरिमा में जीवन व्यतीत कर पाए। सो फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यू मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम राइट्स सो दैट यू कुड लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। और इसी डिग्निफाइड लाइफ को लीड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए राइट टू हेल्थ होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया जिसमें यह बताया है कि जो राइट टू हेल्थ है, ठीक है ना, दैट इज इंक्लूडेड, दैट कैन बी इन्फर्ड from Article 21 where it is mentioned in your constitution protection of life and the personal liberty. So अगर हम बात करें राइट टू हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद 21 है जहां पर प्राण या जीवन के की सुरक्षा की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है कि गारंटी देने की बात की, उसी से स्वास्थ्य के अधिकार को इमेनेट किया गया है, ठीक है ना। सो एक तो ये बात होगी। तो भारत में पहला जो पॉइंट हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आफ्टर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बाद, तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, आपको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पास क्या गारंटर है, ठीक है ना, गारंटर किस चीज का, फंडामेंटल राइट्स का। उसने ये बात कही है कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इंश्राइंड इन आर्टिकल 21, और ये जो है ये ड्राइव होता है कहां से, डीपीएसपी से। डीपीएसपी में एक आर्टिकल आपके पास है आर्टिकल 47, ठीक है ना। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां पे ये बात कहा गया है कि ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे कि पोषण के स्तर को क्या करे, उठाए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ताकि क्या हो सके, जो पब्लिक हेल्थ है उसमें सुधार हो सके, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात कही है कि आर्टिकल 21, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पूरा का पूरा रिलेशन आप समझ पा रहे होंगे कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक प्रकार का गाइडलाइन है, ठीक है, किसके लिए, स्टेट के लिए। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट की परिभाषा आपको मालूम है अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 के अंतर्गत दी गई है, जहां ये बताया गया है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की क्या क्या पूरी परिभाषा यहां बताई गई है। सो ये जो आर्टिकल 21 है ये इन्फरेंस लेता है कहां से, 47 से, ठीक है ना, जहां पर राज्य की यह जिम्मेदारी दी गई है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। और इसी से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 21 जहां पर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसी के इंटरप्रिटेशन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल 47 है और ये जो आर्टिकल 21 है, यहीं से निकल करके आता है राइट टू, मेरे ख्याल से राइट टू हेल्थ, यानी कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो यहीं से निकल कर आता है, राइट। सो सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं ये। सो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। सो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 47, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जो राइट टू हेल्थ है वो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, एंड द गवर्नमेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज।
सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बात नहीं कही, इट्स नॉट मियरली अ राइट, ये केवल और केवल अधिकार नहीं है बल्कि ये अविभाज्य अधिकार है, इंटीग्रल राइट है। इट इज व्हाट इंटीग्रल राइट टू लाइफ एंड द गवर्नमेंट एंड हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो इंटीग्रल है, पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ, एंड द गवर्नमेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज। सो सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल ये बात है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, और सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार है। इतनी बातें स्पष्ट हैं, इतनी क्लैरिटी आ रही है कि अब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया, कैसे उसकी परिभाषा दी। ठीक है, ठीक है, सो किस तरीके की परिभाषा दी और कैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत से उसने इन्फोर किया है राइट टू हेल्थ को। ठीक है, तो ये सारी बातें कभी अगर स्वास्थ्य के अधिकार के ऊपर कुछ बात अगर आपके मेंस में भी लिखने के लिए अगर आपके पास आ जाए तो इस बात से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये पूरे संवैधानिक प्रावधान को साथ ही साथ जुडिशरी का जो प्रोनाउंसमेंट्स है, ठीक है ना, उसके साथ इसको कोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी केस को कोट नहीं करते हैं, ठीक है, मैंने 8 केसेस वैसे लिखा बता दिया आपको जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पीटी और मेंस के लिए, मैंने बता दिया कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इन्फर किया है। ठीक है, लेकिन अगर कभी मेंस में भी अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको एसेंशियली आप केस को कोट करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट लिख करके आप काम चला सकते हैं। यहां से कोई भी आपके पास कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है, जब तक कि कोई लैंडमार्क डिसीजन नहीं आता है। इतनी बातें क्लियर हैं, स्पष्ट, इतनी बातें फटाफट मुझे बताएं। एवरीवन, आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, रेस्पॉन्स कर रहे हैं? रेस्पॉन्स दिख नहीं रहा आपका। चलिए, ग्रेट, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, चलिए, ग्रेट, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए अभी करंट में क्यों है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है ना, इस 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से भी राइट टू हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये 15वां जो वित्त आयोग है और राइट टू जो लाइफ है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है ना, सो फाइनेंस कमीशन ऑन राइट टू हेल्थ के बारे में। ठीक है, आप सभी को ये मालूम होगा कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये आपके 2017 में की गई थी। ये देख पा रहे होंगे आप कि नवंबर 27 2017 में, यानी कि जो 15वीं जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना की गई है कब, 2017 में। और इसको 5 साल के लिए जो पीरियड है उसके लिए इसको रिपोर्ट देना था, जो कि अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2025 तक के लिए आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? तो अभी हम लोग वित्त आयोग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो 15वां वित्त आयोग है इसका गठन हुआ है 2017 में और इसे 2019 में ही रिपोर्ट देना था, लेकिन 1 साल के बाद इसने रिपोर्ट पेश किया है। ठीक है ना, और अभी फाइनली उसका जो रिपोर्ट अभी आना है, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो अक्टूबर 2020 में आएगी। ठीक है, तो जो फाइनेंस कमीशन है 15वां वित्त आयोग जिसमें अपनी पहली रिपोर्ट दी है, उसमें इसने बात कहा है, उसमें फोकस किया गया है किसको लेकर के, तो हेल्थ को लेकर। ठीक है ना, एंड एजुकेशन को लेकर। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। सो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीजें फोकस्ड हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, बोथ आर फोकस्ड। सो हेल्थ एंड एजुकेशन आर द स्पेशल थीम ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। यानी कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा है आपका, ये जो स्वास्थ्य का मसला है और जो शिक्षा का मसला है वो विशेष विषय रहा है, विशेष विषय है 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने क्या किया है कि उसमें एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया। ठीक है ना, डॉक्टर्स भी ऑफकोर्स में डॉक्टर्स वगैरह शामिल हैं। इसको बोला गया जो एक्सपर्ट का ग्रुप है इसको बोलते हैं हाई लेवल ग्रुप, HLG। ठीक है ना, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में संतुलित विस्तार के लिए, कि स्वास्थ्य क्षेत्र का संतुलित विस्तार कैसे हो। ठीक है ना, कि कैसे जो हेल्थ सेक्टर है उसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब जो राइट टू
हेल्थ हम लोगों ने समझा है कि हर किसी के पास जो हेल्थ सर्विसेज है वो एक्सेस में होनी चाहिए, उसके पहुंच तक होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आदमी बिना स्वास्थ्य सेवाओं के वंचित ना रह जाए और उसकी मृत्यु को प्राप्त ना कर ले, ठीक है ना, कि उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सेट्रा। इसीलिए 15वें वित्त आयोग ने एचएलजी का फॉर्मेशन किया। एचएलजी का मतलब हो गया हाई लेवल ग्रुप, ठीक है, यानी कि एक उच्च स्तरीय समूह का निर्माण किया है जिसके अंदर कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं और इनसे यह कहा गया है कि आप अपनी सिफारिशें पेश करें जिसमें कि किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र का जो स्वास्थ्य क्षेत्रक है उसका संतुलित विस्तार हो सके। तो जब इस समिति ने अपनी सिफारिशें पेश करी, ठीक है ना, तो इस सिफारिशों में रिकमेंडेशन में एक बात आई है, ठीक है ना। रिकमेंडेशन जो है इस एचएलजी का, यानी कि अब आपने ये समझा कि 15th फाइनेंस कमीशन का एक एक्सपर्ट कमेटी का ग्रुप रहा है, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल ग्रुप एचएलजी। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं। इस रिकमेंडेशन में एक बात यह कहा गया है कि इंडिया में मस्ट हैव अ फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, ठीक है ना, स्वास्थ्य का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए एंड राइट टू हेल्थ होना चाहिए, मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। और ये कब होना चाहिए? 2021 तक, ये 75th इंडिपेंडेंस एक्ट 2021, ठीक है ना। अगर आप 1947 से काउंट करना शुरू करें तो 75 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि 2021 में आप पहुंचेंगे, ठीक है ना। 47 भी आप काउंट करेंगे, 48 भी काउंट करेंगे, ठीक है ना। सो इस तक करके आप कहाँ आएंगे? 2021 तक आएंगे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ईयर याद रखिएगा इस बार, चूंकि ये रिकमेंडेशंस आई हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसने फाइनेंस कमीशन के इस जो हाई लेवल ग्रुप है उसने इस बात को रिकमेंड करा है कि 75th इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 2021 में होना होगा उस तक हमारे पास राइट टू हेल्थ जो हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए? वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में हो जाना चाहिए। हाँ नहीं मोहम्मद मने जी, ये मिस्टर इंडिया नहीं हो पाऊंगा भाई, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ये, क्योंकि इसलिए मैं बार बार पढ़ दे रहा हूँ ये, क्योंकि ये या तो फिर फोटो बहुत ज़्यादा कट जाएगा, ठीक है ना। और इसमें होता है कि पीपीटी बहुत ज़्यादा, चूंकि कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा देना होता है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फोटो कटेगा ना तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि या तो फोटो फिर नहीं आएगा, बिना फोटो के फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, खास एवं से आपका फ्री में इलाज तो जानते ही कि होता ही है सरकारी अस्पताल में, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये शहरियार माजिद, इट्स नॉट ऑलरेडी अ राइट टू फंडामेंटल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये क्या इन्फर्ड राइट है? फंडामेंटल राइट जो है शहरियार माजिद, जो मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन्फर किया है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो डिग्निफाइड लाइफ लीड करने का राइट है उसके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एज अ होल इंडिपेंडेंट एक फंडामेंटल राइट आपके रूप में स्टैब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इतनी बातें क्लियर हैं? हरीश गोरखपुर किसी और का मिल रहा है क्या, मुझे बताएंगे? चलिए, हो गया। सो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये भारत के स्वास्थ्य का जो मौलिक अधिकार है, ये 2021 तक इसको मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया है इस कमेटी ने, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड टू शिफ्ट द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। दूसरी बात, जो दूसरा ये रिकमेंडेशन है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझिए। दूसरा रिकमेंडेशन जो दिया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि जो आप जानते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स का मैटर है, यानी कि जो आपके पास स्वास्थ्य है, ठीक है ना, स्वास्थ्य और आपके पास जो अस्पताल का विषय है, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो अस्पताल का विषय है, ये फिलहाल राज्य सूची के अंतर्गत है। ये हॉस्पिटल है, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। अब इसको इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया जाना चाहिए 7 शेड्यूल के, ठीक है ना, ताकि इसके ऊपर क्या हो सके कि सेंटर भी और स्टेट भी अपना जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, जो चेंजेस है, वो दोनों मिलकर के कर पाए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के पास जिम्मेदारियां होने की वजह से, स्टेट के पास भी स्टेट की जिम्मेदारी होने की वजह से सेंटर कई बार नेग्लिजेंट हो जाता है, किसको लेकर के? हेल्थ को लेकर के, हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज को लेकर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किस लिस्ट में आता है? ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो इसने रिकमेंड ये किया है कि इसे कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कौन कानून बनाता है? समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र भी कानून बनाती है और स्टेट भी कानून बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेंगे या कोई भी अगर चेंजेस करेंगे
तो ज़्यादा हम क्या करेंगे, जो हेल्थ सर्विस है उसकी पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसकी पहुंच को हम लोग ज़्यादा सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये ये इसकी वजह है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लोग को अभी जितने भी लोग हैं कि जो पहली बार यूपीएससी अटेम्प्ट ले रहे होंगे, या कई लोग अभी यूपीएससी प्लान कर रहे होंगे, अभी तक उन्होंने 2020 के लिए उनको पेपर नहीं देना है, 2021 के लिए भी नहीं देना है, 2021 के लिए देना है, 2020 के लिए नहीं देना है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कई बार लोग पिछले साल भी पेपर दिया था उन्होंने पीटी का, पीटी नहीं हुआ, या मेंस दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए अभी मैंने देखा था कि कई लोग, बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। तो आज रात से आप सभी लोग समझिए, आज रात 9 बजे से, ठीक है ना, कि जो एक कंप्लीट गाइडेंस जो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जो चाहिए होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही आपका 1 to 1 हमारे साथ इंटरेक्शन भी होगा, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, रात के 9 बजे आप आइएगा आज के सेशन में। ठीक है ना, आज पहला सेशन होगा, तो आज हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि इस प्रोग्राम में यूपीएससी मेंटर करके आ रहा है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है ना, ये आप सभी के लिए जो आप लोग बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं, मैंने देखा है कई बार आप लोग अनआंसर्ड रह जाते हैं, कई बार आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तो हमने ये प्रयास शुरू किया है, अभी आज से शुरू करेंगे रात के 9 बजे से। आज तो इसी पैटर्न पे भी हम लोग करने वाले हैं कि आपके पास आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना, कि जो हमने महसूस किया है अपने तैयारी के दौरान, ठीक है ना, जो रियल टाइम प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, और उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, ये सभी लोगों के लिए, अभी 2020 के लिए भी, कि आपके लिए स्ट्रेस बूस्टर की तरीके से भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि आपके पेन को हम लोग फील कर रहे हैं, मैं फील करता हूं, सभी लोग फील करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सलाह भी और सुझाव भी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में? हाँ, यूट्यूब पे है, आज रात के 9 बजे इसी चैनल पे, यूट्यूब पे ही है, आप ही लोगों के लिए है बिल्कुल, और ये कंप्लीटली यूट्यूब पे ही रहेगा, चिंता ना करें आप। ठीक है ना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कई बार हम जो होते हैं, कई बार हम जब तैयारी शुरू करते हैं, तो हम तैयारी तो करते हैं, पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। आपने देखा होगा लोहे के बारे में, आप जानते होंगे कि लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, लेकिन उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। बालू की तहसीर भी वही होती है, बालू भी बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल बालू और लोहे के तरीके से ही गर्म रहें। ठीक है ना, मैं आपकी आंखों में वो एक फायर देखता हूं, आपकी आंखों में एक फायर दिखाई देता है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है। अब कैसे उसको क्रैक करना है, इसी के लिए इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज रात 9 बजे से हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, वो बिल्कुल आपके लिए होगा कि जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज और बता दूं कि इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनकी एक कॉमन समस्या होती है, एक सामान्य समस्या होती है। ठीक है ना, हर किसी के साथ, ठीक है ना, वो सामान्य समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। ठीक है ना, 1 to 1 जितना भी हो सकता है उतने कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि हम क्या करें कि जो आपकी कॉमन समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। कई बच्चे पूछते रहते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब एक डेडिकेटेड आपके पास एक टाइम होगा, एक डेडिकेटेड आपके पास प्लेटफॉर्म होगा कि जहां अपनी सारी चीजों को आप रख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वहां हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 to 1 इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, वो उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए। ठीक है, आइए, आप लोग का ये हमने ये कोशिश करी है कि अब जितनी भी, अच्छा, कई बार आप लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम लोग अनअकैडमी के बारे में बोल जाता हूं, मैं तो बहुत कम बोल पाता हूं, ठीक है, मैं बोल भी नहीं पाता ज़्यादा आप लोगों को, लेकिन अनअकैडमी का पार्ट हूं। ठीक है ना, अनअकैडमी का ये मॉडल है, मुझे बात करना पड़ेगा। ठीक है ना, यूट्यूब, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना वो बहुत ही नोबल है, उद्देश्य है, गोल हमारा बहुत ही क्लियर है। ठीक है ना, ये पवित्र गोल है। ठीक है, पवित्रता के साथ हम लोग सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा है कि जहां तक मैं अपनी बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि YouTube पे जितना मैं मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकता हूं, मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई आदमी अनअकैडमी के बारे में बोल रहा है तो डेफिनेटली आपके पास एक चीज जान लीजिए कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। आपके पास, आप कभी जाइए, मान लेते हैं ऑफलाइन के इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप देखेंगे क्या कि आपका, मान लेते हैं एक टीचर के पास गए, आपने सुन लिया बहुत बड़ा नाम है, आप गए पढ़ने के लिए, हो सकता है वो बहुत बड़ा नाम आपके लिए बहुत अच्छा ना हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो आपकी मजबूरी है वहां पढ़े। बट अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। वो कैसे? क्योंकि यहां पर एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपके पास अनेकों टीचर्स अवेलेबल हैं, एक टीचर नहीं अवेलेबल है, अनेकों टीचर अवेलेबल है। आपके पास ऑप्शन है टू चूज, अगर चूज 1, चूज 2, चूज 3, चूज 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखिए वो जो है फुनसुक वांगरू, जो आपने देखा था 3 इडियट्स मूवी, शिक्षा जहां से मिल जाए आप उसको ग्रहण करें। ठीक है ना, आपको ग्रहण करना चाहिए। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन को क्लियर करना। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करेंगे उसके लिए आपको ये
चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं से भी आपके लिए ज्ञान अगर मिलता है तो आप इसको ले लें, ठीक है। मैं आपके साथ पूरा ईमानदार हूं, मैं आपके साथ कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हर एक आदमी। सुमित सर अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आशीर्वाद सर कर रहे हैं, नीरज सर कर रहे हैं, रोहन सर कर रहे हैं, जो है संदीप सर हैं, वो सारे लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इट इज सफिशिएंट फॉर मी, आप यहीं पढ़िए। जो आपके पास लगता है कि नहीं मुझे इससे एक्स्ट्रा कुछ करना है, मुझे लगता है थोड़ा टाइम कम और है, या आपको लगता है कुछ और भी चीजें चाहिए, देन यू कम एंड ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म। और उसके लिए मैंने बार बार बोला है, दिस इज योर पावन 10 कोड, जो मेरा कोड है। यहां आप आएंगे तो मेरे मेंटरशिप में आप रहेंगे। और देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा है कि मेंटोरिंग मैं आपकी केवल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी करूंगा, बल्कि मैं यहां भी आपके लिए कर रहा हूं, आप यूट्यूब पे। तभी तो ये प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मुझे वो पेन फील हो रहा है। क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था। तो जिन लोगों को लगता है कि यहां से कर सकते हैं वो यहां से कीजिए, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं आप वहां से आके बेहतर कर सकते हैं, डेफिनेटली कम एंड जॉइन दैट कोर्स, ठीक है। और किसी को लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा गाइड हो सकता हूं, तो व्हाई नॉट, आप आइए, ज्वाइन कीजिए। 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो ये फैसिलिटीज है आपके पास, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये हमारा कुछ था, ये गाइडलाइंस जो हम लोगों ने देख लिया। सो 15वें अब वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। अब चूंकि फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दे दिया है जो हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब फाइनेंस कमीशन के बारे में भी छोटी सी जानकारी हम लोग रख लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को मालूम ही होगा कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 280 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया जाता है, ठीक है। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसका सिंपल वर्ड्स में, अभी फाइनेंस कमीशन भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, फिर से मैं पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को इस एच पे प्रोग्राम पे भी, ठीक है। इसका जो सिंपल काम है और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, वो क्या है, सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को के ऊपर सजेशन देना, सुझाव देना, यानी जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है उसके ऊपर अपनी सिफारिशें देना, उनका सुझाव देना, ठीक है। अब 15वां जो वित्त आयोग है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आपको मैंने बता रखा है 2017 में किया गया है। और जानते हैं इसका टेन्योर कितना होता है, 5 साल के लिए होता है, जिसका कार्यकाल शुरू होता है अप्रैल 2020 यानी इसी वर्ष से, और 2025 तक के लिए, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? इसीलिए जो राइट टू हेल्थ है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार हो गया है, ठीक है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? जितने लोग सहमत हैं प्लीज फटाफट एक बार आप मुझे लाइक्स करके मुझे बताएं, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ इस बात से आप समझ पा रहे हैं और इट इज रियली वर्किंग फॉर यू पीपल, ठीक है। ये आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो ये करंट वाली बात समझ में आई कि क्यों राइट टू हेल्थ को मैं फोकस कर रहा था, क्यों आर्टिकल 21 को फोकस कर रहा था, क्या वजह थी। सो कितने लोग इस बात से सहमत हैं? फटाफट। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, स्पष्ट है आपके लिए? एग्री, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द अप्रोच। आप हमेशा ये समझिए कि आपको उसी अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए जो आपको एग्जामिनेशन को सेल करवाए, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि अभी आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। अभी हम टीचर्स क्या होते हैं, हम टीचर्स वी आर द एक्सपीरियंस्ड वंस, ठीक है ना। हमने अपने लाइफ में जो कुछ सीखा है, पढ़ के पढ़ा करके, दोनों चीजों से, ठीक है ना। पढ़ने का भी अच्छा अनुभव रहा और पढ़ाने का भी अच्छा अनुभव रहा है, ठीक है ना। सो डिकेड लॉन्ग हो गया, 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो अब ये जो है ना वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है ना। और इसी एक्सपीरियंस के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और यही आपको क्या करेगा, सफलता की तरफ लेकर के चलेगा, ठीक है। सो एक्सपीरियंस मैटर्स, रियली एक्सपीरियंस काउंट्स, ठीक है ना। हम में और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि चाहे चीजों को हम लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया है एंड देन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो आ जाइए नेक्स्ट, ग्रेट। अब आ जाइए 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में और भी कुछ चीजें बात हम लोग कर रहे हैं। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं एनके सिंह, ठीक है ना। ये आपको मालूम होगा, मिस्टर एनके सिंह है, ठीक है। अब इनको रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स, जिसमें पहली रिपोर्ट जो मैं बात कर रहा था वो आ चुका है, कंसिस्टिंग ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द फाइनेंशियल 2020-21, जो कि संसद में रखा गया था कब, 1 फरवरी 2020 को। सो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके मेंस के लिए याद रखना होगा कि आपको दोनों रिपोर्ट, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे जब पीटी होने के बाद, तो आपको ये दोनों ही रिपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो फाइनल रिपोर्ट आएगी अक्टूबर में 2020 में आएगी, उससे पहले ये जो 2 रिपोर्ट्स आने वाली हैं, ये दोनों रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। पहला रिपोर्ट के बारे में जो हाइलाइट्स हैं यहां मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन डिटेल में मैंने बात नहीं करी है, डिटेल में आपको समझना और जानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? सो ये बात हो गई। अब देखिए द फाइनल रिपोर्ट विद द रिकमेंडेशन फॉर द 2021 से लेकर 26 तक, ये सबमिट कब किया जाएगा,
30 अक्टूबर को किया जाएगा और तब तक आपका मेंस हो चुका होगा, ठीक है, जो लोग मेंस अपीयर होंगे। इसलिए ये जो दोनों रिपोर्ट होंगी ना, ये 15th फाइनेंस कमीशन की, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, दैट्स व्हाई आई कोट दीस टर्म। चलिए आ जाइए, अब देखिए इसमें एक बात, दो बातें और भी कही गई हैं, ऐसा मैंने आपको स्पेशल सेशन में भी करवा रखा है यूट्यूब पे ही, ठीक है, मैंने बता रखा है आपसे। फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है रिकमेंड क्या करता है, द फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, 2020 और 21 के लिए। इसमें बात क्या क्या, डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बात की गई। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपसे करवा रखा, आपको ध्यान होगा, ठीक है। जो शेयर ऑफ स्टेट्स है ना सेंटर के टैक्सेस में, आपको मालूम होगा कि जो अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया भी है कि फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी क्या है, ये बताना कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, जो टैक्स का एलोकेशन है, वो कैसे होगा, यानी जो नेट प्रोसीड्स हैं, जो नेट आमदनी जो हमने करी है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे आएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि जो भी सेंटर का टैक्स कलेक्ट होता था उसमें से 42% जाता था किसको, किसके पास, स्टेट के पास। ये कब से कब तक था, 2015 से 20 तक के लिए था। अभी इसको रिकमेंड करके क्या कर दिया गया, घटाने की बात हो गई, ये हो गया 41%, ठीक है ना। यानी कि ये जो फिगर है आपके लिए इस बार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है, ठीक है। ये याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो ये 41% को घटा दिया गया है कि अब जो है सो सेंटर के टैक्सेस में जो स्टेट का स्टेक होगा दैट इज ओनली 41%। अब ये 41% क्यों किया गया, दैट इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है आपको कि इसको 1% क्यों कम कर दिया गया, ये 1% का जो डिक्रीज है वो क्यों किया गया। तो आपको ये मालूम है कि अभी हाल में जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, ठीक है ना। यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका पुनर्गठन करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना। अब क्या है कि इनके लिए क्या होगा, लद्दाख के लिए यहां से क्या जाएगा, रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट से जाना है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। तो ये जो आपने जो 42% से 41% किया है, तो ये 1% है, दैट विल गो टू दिस, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये इतनी बातें क्लियर हैं। सो प्रभु आप समझ पा रहे हैं, अभी मैंने क्लियर कराना ये कि अभी ये क्या कि क्यों किया गया, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने इसको बता रखा है आपको यूट्यूब पे, ये बताया था। आप में से कितने लोगों को याद है ये कितने लोगों को याद है ये जो मैंने बता रखा था, फटाफट गिव मी योर रिस्पॉन्स डियर्स, ठीक है। मैं आपके लिए इतना प्रयास करता रहता हूं, चीजों को ढूंढ ढूंढ करके इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल अपने आप को तरीके से मतलब बिल्कुल लास पाए कि जब एग्जामिनेशन में जाए तो ऐसा ना लगे कि कुछ आपने सुना नहीं है, कहीं से हवा नहीं लग रही है, ठीक है। और उसी मुहिम में मैं लगा हुआ हूं, बल्कि हम सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। याद आ रहा है ये, एग्जैक्टली याद आ रहा है, ठीक है। चलिए, सो ग्रेट, सो चलिए सारी चीजों को इंक्लूड करते चलिए, क्योंकि आपको केवल आप ये जान लीजिए, क्योंकि आपको अब स्टैटिक पढ़ाई करके नहीं काम होने वाला, अब आपको अप्रोच के साथ पढ़ना होगा, ठीक है ना। और कैसे चीजों को लिंक करना है ये आप देख पा रहे होंगे, और ये दिस इज एन आर्ट, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोग को मेंस में भी काम करना है, राइट। सो चलिए आ जाइए, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, आर्टिकल 21 एंड जुडिशरी, राइट। सो आर्टिकल 21 और जुडिशरी का क्या संबंध है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लें। तो जुडिशरी ने क्या किया है कि जो स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 है उसको इनलार्ज किया है, उसको बढ़ाया है, ठीक है ना, कई अपने लिबरल जजमेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। अब उसने जो इनिशियली ये जो पर्सनल लिबर्टी का जो शब्द था ना, शब्दावली, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, यानी कि ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है, इसकी पहले बड़ी संकुचित व्याख्या की गई थी, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले इसकी संकुचित व्याख्या की गई थी, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे चलकर मेनका गांधी केस आता है, उसमें इसकी लिबरल व्याख्या की गई, पर्सनल लिबर्टी का मतलब किया गया, ठीक है। सो पहले मैं बता दूं आपको कि आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को लेकर के जुडिशरी का भी स्टैंड हमेशा बदलता रहा है, ठीक है ना। इनिशियली जो स्टैंड आया था उसमें पर्सनल लिबर्टी को इसने नैरोली क्या गया, संकीर्ण तौर पर मैं इसको इंटरप्रेट किया था, ठीक है ना, नैरोली टू कन्फाइन द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 टू फ्रीडम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 21 उसमें ये कहता है, ये आपको मैं दिखा दूं केस के साथ ही चलूं, ये देखिए इसमें क्या है, इसके बाद वापस आपको लेके आऊंगा। ये गोपालन केस था, इसका पूरा केस का नाम था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, ठीक है। ये पूरा का पूरा केस है ये, ठीक, इस पूरे केस का नाम है ए के गोपालन वर्सेस
स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो आपके पास प्रोटेक्शन का अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि आपके पास जीवन की जो सुरक्षा का अधिकार है, वो ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ठीक है ना, एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैं इस बात बताऊं अभी आपसे, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, एक मिनट। देखिए आर्टिकल 21 आपको याद होगा कि आर्टिकल 21, अच्छा शायद नहीं होगा, आर्टिकल 21 में ये कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। अब उसके अंतर्गत एक बात कही गई जो है, एक मिनट रुकिए, मैं स्लाइड पे ले आऊं आपको ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। देखिए इसमें यह कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, ये अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस, सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात किया गया है ना, ये क्या होगा, ये एज पर क्या होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना, एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे ये शब्दावली हम लोग यूज करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून अगर बना दिया, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने, संसद ने, या राज्य में राज्य विधानमंडल ने अगर कोई कानून बना दिया, कोई लॉ अगर बना दिया, ठीक है ना, अगर वो क्या कहते हैं, वो आप लॉ जो है वो आपके राइट के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना, साथ ही या आपके लिए आर्बिट्ररी कोई लॉ ऐसा बना दिया गया जिससे आपका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉज का मतलब ये हो गया कि वहां पर मैं आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने, यानी कि विधायिका, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, विधायिका, लेजिस्लेचर, अगर इसने क्या किया, कोई कानून बना दिया, ठीक है, ये अगर कानून बना दिया और इस कानून का एग्जीक्यूशन अगर ठीक से अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन यानी कि लागू अगर ये ठीक से नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो न्यायपालिका आएगी। ये शब्दावली होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो इसमें यही बात यही कहने की कोशिश की गई ए.के. गोपालन केस में, जो मैं बोल रहा हूं कि नैरो जजमेंट था इसके अंदर, संकीर्ण जजमेंट था, कि जो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था 1950, इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोटेक्शन जो है आपको जो मिला है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पूरा इसका मतलब ये हो गया, यानी कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये अवेलेबल केवल किसके है, आर्बिट्रैरिली एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब जब एक बार कानून बन गया तो कोई भी अधिकारी आपको उसको लागू कर नहीं सकता अपने मनमाने ढंग से, ना कि ये जो अधिकार आपको मिला हुआ है वो आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है इंडिया के अंतर्गत, ये कोई भी कानून बना सकती है। इस शब्दावली का मतलब ये होता है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन मेकिंग अ लॉ एज द आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स ओनली फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदी में क्या है ये देख लीजिए। गोपालन केस में यह बताया गया 1950 में कि अनुच्छेद 21 के तहत जो संरक्षण आपको दिया गया है जीवन का, ठीक है ना, वो केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, ना कि विधायी कार्रवाई से। राज्य कानून बनाने वाले व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, प्रदान करता है, ना कि यहां पर कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सो इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, मैं एक बार फिर से सरल शब्दों में आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि आपके पास जीवन का अधिकार है, आपके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये जो है अधिकार है, ये कानून के द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया के द्वारा क्या है, के द्वारा इसको बदला भी जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि कोई भी कानून ऐसा बनाया जा सकता है जो आपका उत्पीड़न या शोषण कर सकता है। यह आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन था। इसी को इंटरप्रेट करते हुए गोपालन केस में यह कहा गया कि जो आपको राइट मिल रहा है, जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, वो आर्बिट्ररली एक्शन मिल रहा है, किससे, एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कि जो भी लॉ एस्टैब्लिश कर दिया, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो इसने कोई कानून बना के कोई प्रक्रिया अगर स्थापित कर दी, कानून बना के कोई प्रक्रिया अगर स्थापित कर दी है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कार्यपालिका उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कार्यपालिका उसको अगर फॉलो नहीं करता है, कार्यपालिका उसको फॉलो नहीं करता, तभी सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। ड्यू प्रोसेस लॉ एक लिबरल, एक जो है लिबरल कंसेप्ट है, एक ज्यादा वाइड कंसेप्ट है। इस दोनों के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस दोनों में फर्क क्या होता है। इन दोनों शब्दों को समझ के रखिएगा, ये पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, ये आगे चर्चा में हम लोग शामिल करेंगे अभी, ये इंग्लैंड से लिया गया है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट ने बोरो करते हुए इंटरप्रिटेशन देना शुरू किया है। हमारे संविधान में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की चर्चा मिलती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की चर्चा नहीं मिलती है, जो काफी अच्छी संकल्पना है, ठीक है ना, एज कंटेन्ड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दस द कोर्ट रिफ्यूज टू रीड पर्सनल लिबर्टी एज सिमिलर टू लिबर्टी, ठीक है ना। सो पर्सनल लिबर्टी जो है को जुडिशरी ने इस केस में ये नहीं माना, इट इज नॉट लिबरल लिबर्टी, लिबर्टी इज अ वाइडर कंसेप्ट, और पर्सनल लिबर्टी दैट इज टॉकिंग अबाउट योर लिबर्टी, ठीक है ना। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो सक्सेस एंडेवर इट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इट इज नॉट ओनली जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि पूरी तरीके से न्यायिक सक्रियता नहीं है, एक इसका हिस्सा है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, सो गोपालन केस के बाद आते हैं मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस आ गया, 1978 का है ये केस, ठीक है ना। ये पूरा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जो गोपालन केस था ना, गोपालन केस में जो जजमेंट था, ठीक है ना, उसको ओवर रूल कर दिया, ठीक है ना, और उसको बदला, ठीक है ना, अर्लियर जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और कहा कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। मेंस के लिए इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे और पीटी के स्टेटमेंट के लिए भी इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा कि इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ओवर रूल करते हुए कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि दोनों चीजें जो है वो एक को कॉनोट करती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक शब्द हैं। जबकि पिछले केस में क्या था, यह माना गया था कि स्वतंत्रता एक व्यापक संकल्पना है, एक विस्तृत संकल्पना है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग है, इस दोनों को एक नहीं माना गया, ठीक है। जैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्वतंत्रता है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे राइट्स आपको अब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत इसका मतलब यह भी हो जाएगा कि जो आपके जो लेजिस्लेचर है उसके अगेंस्ट भी जुडिशरी आ सकती है, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी आ सकती है, और वैसे सारे कानून बनाए जाएंगे जिससे आपका हित साधता हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, टेकिंग अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, जुडिशरी इंक्लूड्स, ये क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि ये जो है प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी इसमें शामिल किया गया। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। नेचुरल जस्टिस, जो आपको नैसर्गिक अधिकार आपके पास है, जो नैसर्गिक न्याय है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये इस केस में मेनका गांधी केस में कहा, ठीक है ना। एंड thus सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एनी लॉ that provides for depriving any person of his life and liberty shall have to be reasonable, fair and just, ठीक है ना। इसका मतलब अब ये हो गया, थोड़ा सा पीछे आइए, कि यहां जो ये शब्द लिखा गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना, इसके अंतर्गत अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का निर्बंधन लगाया जाता है, कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, या किसी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव किया जाता है, यानी कि उसके अधिकार को वंचित किया जाता है, तो वो जो आपके ऊपर जो वंचित करने का कारण लगाया गया होगा वो क्या होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए, ठीक है ना, न्यायपूर्ण होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। दैट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, एंड दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए इस पे स्टेटमेंट में सवाल क्या पीटी के लिए बन सकता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, समझिए मेरी बात। आर्टिकल 21 में कह देगा कि आर्टिकल 21, ठीक है ना, में मेंशन किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब आपको याद रखना होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह वहां कर देगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अब आपको यह समझ में आना चाहिए, नहीं तो अगर आपके पास ये क्लैरिटी अगर नहीं रहेगी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना, मेरी बात में विधिक प्रक्रिया, ठीक है ना, और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर इस दोनों में आप फर्क अगर नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन में पीटी में जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप इसको करने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है ना। सो इसको समझ करके क्लियर करके बिल्कुल आप अपने पास रखें, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हैं। सो फटाफट कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, कितने लोगों को मजा आ रहा है, फटाफट गिव मी योर रेस्पॉन्स, फटाफट सभी लोग मुझे बताएं। सो ये बातें समझ पा रहे हैं ये कि कोई भी निर्बंधन लगाया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से लगा दिया जाए, दैट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, यानी निष्पक्ष होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, उचित होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए,
निष्पक्ष होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। सो कितने लोगों को समझ में आ रही है बातें? एंड दिस इज हाउ यू कुड क्रैक योर प्रीलिम्स, ठीक है ना। आपके पास ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। आपको ये जानना जरूरी है, आपको सुपरफिशियल लेवल पर समझना जरूरी नहीं है, आपको अनडेप्थ जाकर चीजों को समझना पड़ेगा, एक एक टर्म्स को समझना पड़ेगा। जब तक टर्म की क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं होती है तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, ठीक है ना। सो अभी यही चीज अभी हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, अनअकैडमी वाले ग्रुप पे भी हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी यहाँ तो मुश्किल हो रहा है कि सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी होते चले जा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपके पास होगा, आपकी ओवरऑल मार्किंग भी आने वाली है, ठीक है। प्लस आपके पास जो है गाइडेंस भी, आपके पास पर्सनल गाइडेंस उपलब्ध रहेगा किससे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आप वहां चाहें तो पावन 10 के थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आई एम ऑलवेज देयर गाइड फॉर यू, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स। अगर लगता है कि ये चीज मैं आपका गाइड बनूं, मैं आपका मेंटोरिंग करूं, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, आई एम अ गाइड, फिलोसोफर, टॉर्च बियरर फॉर यू। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चीजें मैं अनअकैडमी पे कर रहा हूं वो मैं आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकता है यूट्यूब पे भी करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी प्रक्रिया में रात के 9 बजे का कार्यक्रम जो आज से शुरू होने वाला है उसी दिशा में, यानी कि मैं कहीं से आपको कोई चीट करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना मेरा प्लेटफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कि जिसको जहां से भी ज्ञान मिल जाए और जो सफलता मिल जाए वो आप उसको कर पाए, ठीक है। सो हम लोग वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर आप लोग प्लस के ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं, यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग और बहुत ही जल्दी स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें आपको वहां अवेलेबल होती हैं, टाइम बाउंड मैनर में मिलता है सारी चीजें, जिससे कि आपकी सफलता बहुत ही जल्दी सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है ना। सो यहाँ ये वहां सारी चीजें आपको मिल रही हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। पीडीएफ वीडीएफ सारी चीजें अवेलेबल हैं, यू कैन गेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग राइट देयर, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो ये केस समझ पा रहे हैं। अब हमें ये समझना होगा कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है ना, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इन दोनों में क्या फर्क क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, यानी कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दिस इज अ वन फ्रेज ऑफ लॉ, अनदर फ्रेज इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदी में अगर बात करें, एक वाक्यांश है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा है विधि की प्रक्रिया। विधि द्वारा निर्धारित यानी कि स्थापित भी कहते हैं इसको कई बार, स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा है विधि की प्रक्रिया। देख सुनने में दोनों लगता है एक जैसा, यूफेमिस्टिक टर्म लगते हैं, दोनों लगते हैं सिमिलर जैसे कुछ हैं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों के दोनों सिमिलर जैसे लगते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फर्क क्या है, ठीक है ना। अपने पास समय बहुत कम रह गया है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, ऐसे मैंने चलते चलते कई बार ब्रीफ कर दिया है आपको इसके बारे में। सो देखिए क्या है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली आपके संविधान में मेंशन किया गया है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना। मैंने अभी बताया जैसे आर्टिकल 21 में कह दिया गया, ठीक है ना। सो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, इसका जिक्र आपके संविधान में सीधे किया गया है, भारतीय संविधान में सीधे तौर पे किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका सीधे का सीधा आपके दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको स्पष्ट तौर पे आपके संविधान में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। और उसके पीछे भी अपने रीजंस थे, उसको डेलिबरेटली नहीं जो है शामिल किया गया था, ठीक है। दूसरी बात, मेरी बातों को समझते चलिए, दूसरी बात ये भी है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये भी मैंने आपसे जिक्र कर रखा है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, दैट इज टेकन फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? चलिए, अब रिसेंटली क्या है कि मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ड्यू प्रोसेस एस्पेक्ट इज कमिंग इन लार्जर पिक्चर। अब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है, अपने रिसेंट जजमेंट में फोकस किसको कर रहा है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कर रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना, जो कि ज्यादा लिबरल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप देखेंगे कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आजकल आ रहे हैं तो वहां पर में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आप वो इन्फ्लुएंस जुडिशरी आपको दिखाई देगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? ठीक है। सो यू कैन सहाय मेरे यू कैन गो फॉर 2 years कोर्स, यू कैन कम विद दैट कोर्स, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि अनअकैडमी पे क्या है ना, वहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहां पर अभी हम लोग क्या है, मैं देखता हूं कई बार आपके कमेंट्स, तो मैं एक तो सिंपल सी एक बात बता दूं आपको कि यहां पर शायद कई तरीके के बच्चे हैं, आउट ऑफ 400 और 500 और 600 वॉट एवर यू आर वॉचिंग, इसमें कुछ लोग क्या है, डोंट माइंड इट, कुछ लोग घोड़े हैं, यानी कि कुछ पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अभी भी तैयारी करना शुरू किए हैं, ठीक है ना। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यूट्यूब पे भी जो लोग अनअकैडमी पे नहीं आ सकते
उनके लिए मैंने एक कार्यक्रम रखा है अभी रात के 9 बजे, ठीक है ना, ताकि आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मैं सक्षम हूं, ठीक है ना, तो आप मेरे डायरेक्टली 1-to-1 कांटेक्ट में हर एक सेशन के लिए आ सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है ना। मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा हूं अभी इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग जो कि आपके पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि मैंने पेपर 1 के बारे में भी काफी कुछ कवर किया है, आर्ट एंड कल्चर वहां कवर कर रखा है, वहां पर आपके मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री मैंने कवर कर रखा है, तमाम चीजें कवर कर रखी है, इंडियन पॉलिटी भी एग्जॉस्टिवली पढ़ा रखा है, और फिर से नए आयाम के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। जो लोग वहां पहले पढ़ चुके होंगे उनको ये मालूम होगा कि इनिशियली मैंने वहां पर क्या किया था, फाउंडेशन जैसा कुछ पढ़ाया था, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं। और जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, जिन लोगों ने मेरी क्लास को देखा होगा, उन दोनों चीजों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनिशियली आपका फाउंडेशन होना जरूरी है। अब ये 500 के बच्चों की भीड़ में कितने लोगों के कमेंट को मैं पढ़ पाऊंगा, कितने लोगों को एड्रेस कर पाऊंगा। लेकिन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होता क्या है कि अगर आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो रियल टाइम मैं सॉल्यूशन आपको दे पाता हूं, कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं आई टेक अ पॉज फॉर 5 सेकंड्स एंड आस्क, इफ यू आस्क, तो मैं आपको जवाब दे पाता हूं। तो ठीक है, आपका 1-to-1 मेरा और आपका इंटरेक्शन होता रहता है, एंड दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आप ये समझ लीजिए, हमारे जमाने में तो इंटरनेट होता नहीं था। आज के आपके तारीख में क्या है कि आप पूरे इमोशनली सिक्योरिटी के भावना के साथ आप अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ अपने क्लाइमेट में आके पढ़ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि साउथ इंडिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब वो नॉर्थ में आते हैं, आई मीन दिल्ली आते हैं, तो यहाँ के क्लाइमेट से बड़े परेशान रहते हैं। महाराष्ट्र से लोग आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, उनके साथ बड़ी परेशानी होती है। सो व्हाई डोंट यू स्टे एट योर होम, आप पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑफलाइन खराब है, ऑफलाइन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बट वहां पर कुछ चीजें हैं, वहां पे लिमिटेड टीचर्स हैं, लिमिटेड टाइम है आपके पास। आपको अभी मान लीजिए कि 9 बजे सुबह क्लास है, तो आपको 9 बजे सुबह क्लास में होना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल मिस द क्लास। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप आए, एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी आपका मन करता है आप वीडियोस को डाउनलोड करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बार बार कहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिवीजन का पार्ट, रिवीजन। और आप क्या कर सकते हैं, अगर अनअकैडमी पे है तो आप मुझे बार बार सुन सकते हैं, यू कैन लिसन मी पावर 10 एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। सो इफ यू कम, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि पावर 10 का कोड आप यूज करके आइए, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट ओवर देयर, लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट ओवर देयर, ठीक है ना। सो यू आर, इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक सेशन फॉर यू पीपल, ठीक है। सो ये सारी चीजें अभी अब हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग करेंगे, कल करेंगे, तरीके से करेंगे। आर्टिकल 21A भी कल करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। इसके ऊपर भी कई जजमेंट्स आए हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। आरटीआई के पूरे जो राइट टू एजुकेशन है उसके सारे प्रोविजंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। सो उसके सारे प्रोविजंस को हम लोग करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 22 को भी करेंगे, दैट इज इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता, तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं, जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं, और पेड भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर सर मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है, आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर किया जाता है ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें, आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए, 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए। 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना है 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं,
यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर्स एंड मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, वो जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स।